नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची जैन आज बायो 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रही हूँ। इस फर्स्ट यूनिट में हमारे लिए पढ़ना है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड मीन्स जैव जगत की विविधता। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी पृथ्वी पर लाखों करोड़ों की संख्या में जीव जंतु पाए जाते हैं। इन जीव जंतुओं में उनकी कार्य की आकार, रंग रूप, आकार को लेकर विविधता पाई जाती है। हमें फर्स्ट यूनिट 11th में यही पढ़ना है कि जैव जगत की विविधता, आखिर इनमें विविधता क्यों पाई जाती है और किस लिए पाई जाती है, और इनमें जो इफेक्टिव फैक्टर्स हैं हम उनको पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट को हमने 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट चैप्टर है जीव जगत यानी द लिविंग वर्ल्ड, सेकंड है जैविक वर्गीकरण बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड है थर्ड चैप्टर हमारे लिए पढ़ना है पादप जगत प्लांट किंगडम और जंतु जगत एनिमल किंगडम। आज हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड मीन्स जैव जगत। हमने पहले ही देखा है कि जो पृथ्वी है उस पर लाखों करोड़ों की संख्या में जीव जंतु पाए जाते हैं, उन सभी में विविधता पाई जाती है। और हमारी पृथ्वी पर जितने भी सभी वस्तुएं हैं, जीव प्राणी जंतु, उन सभी को इस चैप्टर के अकॉर्डिंग 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सजीव लिविंग, सेकंड है नॉन लिविंग और थर्ड है दैट। लिविंग, यदि हम किसी वस्तु को जीवित या अजीवित बोल रहे हैं तो उसके पीछे क्या है, उस कैरेक्टर को हमें देखना है और उस कैरेक्टर को हमें डिस्क्रिप्शन करके समझना है कि आखिर हम इन्हें सजीव क्यों कह रहे हैं। तो हमने शुरुआत से ही पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि लिविंग या सजीव वे जंतु होते हैं जिनमें देखने, बोलने या चलने की या आपस में वार्तालाप करने की या सेंसिटिविटी की जो पाई जाती है उन्हें सजीव कहते हैं। और इसके बाद आता है नॉन लिविंग मीन्स निर्जीव वस्तुएं। निर्जीव वस्तुएं हम उन्हें कहते हैं जिनमें जानने, देखने की या शक्ति नहीं होती बोलने की। जैसे कि ये वाइट बोर्ड है, इसे हम कितना भी मारें इसमें आवाज़ आ रही है बट इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा, इसे दर्द भी नहीं हो रहा क्योंकि ये लिविंग में आता है। और यदि हम सजीव प्राणी हैं, हमारे लिए कोई पिन टच करता है तो हमारे लिए उसकी सेंसिटिविटी होती है और हमारी बॉडी उसके प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करती है। और मृत में वे सभी वस्तुएं आती हैं जो निर्जीव तो हैं परंतु जिनमें कोई जैविक संगठन नहीं है। जैविक संगठन का मतलब होता है जैसे कि सजीव प्राणी है, सजीव प्राणियों में एक जैविक संगठन होता है। सजीव प्राणियों का जो शरीर होता है वो छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बनता है। इन संरचनाओं को हम कोशिका कहते हैं। ये कोशिका, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। पहला होता है केंद्रक न्यूक्लियस और सेकंड होता है साइटोप्लाज्म। जैसे कि हम एग्जाम्पल लें किसी भी एक नॉर्मल सेल का, तो ये हमारी सेल है और इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होगा। इस न्यूक्लियस में डीएनए, आरएनए और नाइट्रोजनी बेसिस होंगे और इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक द्रव भरा होता है। इस द्रव को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म या नाभिकीय द्रव। न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस केंद्रक के बाहर जितना भी द्रव भरा होता है इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, इस साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम वगैरह ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ये माइक्रो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। और इन ऑर्गन्स के अलग अलग काम होते हैं जो हमारी शरीर की क्रियाओं में भाग लेते हैं और जो इन सभी क्रियाओं को संचालित करते हैं। अब बात करें सजीव की, तो सजीव प्राणियों में एक निश्चित संगठन होता है। ये इनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और इनमें किसी भी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया प्रकट करने की क्षमता होती है। इन्हीं को हम सजीव की श्रेणी में रखते हैं। सेकंड आता है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में इस सजीवों के समान कोई भी लक्षण नहीं होता, ना इनमें कोई जैविक संगठन होता है, ना इनमें कोशिका होती है और ना ही इनका शरीर जीव द्रव्य से मिलकर बनता है। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म,
जैसा कि अभी बताया कि ये सेल है, इस सेल में साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों ऐड होके बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसे हम जीवन का आधार बोलते हैं। नीट के और 11th एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही फेमस ऑब्जेक्टिव है। हमेशा पूछा जाता है कि जीवन का आधार किसे कहा जाता है, बेसिस ऑफ लाइफ। तो बेसिस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, या इसे हम जीव द्रव्य भी कहते हैं। ये जीव द्रव्य दो से मिलकर बनता है। अभी बताया गया न्यूक्लियोप्लाज्म और द साइटोप्लाज्म। और ये कोशिका है, इस कोशिका में बार बार विभाजन होता है, जिस कारण ये अपनी संख्या में, अपने आकार में वृद्धि करती है और एक निश्चित प्राणी का निर्माण करती है। जैसे कि हमारा शरीर है, हमारा शरीर भी कोशिकाओं से मिलकर बना है। इन कोशिकाओं में कोशिका द्रव है, इन कोशिकाओं में बार बार विभाजन होता है, जिसे हम कोशिका विभाजन कहते हैं। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है। अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और आठसूत्री विभाजन, माइटोसिस, मियोसिस और मायोसिस। ठीक है, तो इस न्यूक्लियोप्लाज्म, इसमें सेल डिवीज़न होगा और एक ये पूरी बॉडी का निर्माण कर लेगी। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उन नॉन लिविंग यानी निर्जीव वस्तु हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड है, ये हमारी चेयर है, फैन है, इन सभी में किसी भी प्रकार की कोशिका नहीं होती और कोशिका के अंदर एक रासायनिक संगठन होता है। जैसे कि अभी बताया न्यूक्लियोप्लाज्म और द साइटोप्लाज्म। तो इस न्यूक्लियोप्लाज्म में फास्फोरस है, डीएनए, आरएनए है, नाइट्रोजनी बेसिस है, ये सभी मिलकर एक रासायनिक संगठन बनाते हैं और इन रासायनिक संगठन से एक पूर्ण कोशिका का निर्माण होता है। और इस कोशिका में बार बार विभाजन होकर ये एक जीवित प्राणी का निर्माण करती है। परंतु नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसी कोई भी विशेषता नहीं होती, ना ही इनका कोई जैविक संगठन होता है, ना ही इनमें कोई रासायनिक संगठन होता है। और मृत वस्तुएं, मृत वस्तुएं हम उन्हें कहते हैं जो निर्जीव तो हैं परंतु जिनमें ना वृद्धि की भी क्षमता नहीं है। जैसे कि निर्जीव वस्तुएं, निर्जीव वस्तुओं का एक एग्जाम्पल है पर्वत, रेत का टीला। तो जैसे एक और इफेक्टिव पॉइंट है जिसके आधार पर हम किसी भी वस्तु को सजीव या निर्जीव बताते हैं, वो है वृद्धि। तो जैसे कि हमने देखा कि सजीव प्राणियां, जैसे कि हम हैं, हम एक शिशु के रूप में होते हैं और हमारे शरीर की कोशिकाएं वृद्धि करते करते हम इतने बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे ही नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, इनमें वृद्धि तो नहीं होती, परंतु जैसे कि रेत का टीला एक एग्जाम्पल है। जैसे कि ये रेत का टीला है, तो वृद्धि का मापक क्या होता है? वृद्धि के मापक को हम 3 भागों में विभाजन करते हैं। वृद्धि का आकार में वृद्धि, आयतन और संख्या। तो जैसे कि अभी बोला रेत का टीला, ये है निर्जीव है, इसमें कोई जानने देखने की शक्ति नहीं है, ना ही इसमें कोई संवेदना पाई जाती है। परंतु जैसे हम देखें तो ये रेत का टीला है और इसके ऊपर और बहुत सारे कण आके, रेत के कण, धूल के कण और भी सारे पार्टिकल्स आके डिपॉजिट हो जाते हैं और इसके आयतन को बढ़ा देते हैं। जैसे अभी ये 5 था, 5 मीटर, और ये बढ़ के 6 मीटर हो गया। तो इसमें जो वृद्धि हुई है ये बाह्य वृद्धि कहलाती है। मतलब इसके आंतरिक संगठन में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, बस इसकी बाह्य संरचना में कुछ ऐसे पार्टिकल्स आके जमा हो गए हैं जिसने इसके आकार में वृद्धि कर दी है। तो वृद्धि हम निर्जीव वस्तुओं में भी वृद्धि हो रही है, पर निर्जीव वस्तुओं में जो वृद्धि होती है वो बाह्य वृद्धि होती है, इसे हम वृद्धि का मापक बोलते हैं। ठीक है, परंतु जो सजीव वस्तुएं होती हैं या जो जीव जंतु होते हैं उनमें जो वृद्धि होती है वो आंतरिक होती है। जैसे कि हमारा शरीर ग्रोथ करता है तो हमारे शरीर में स्किन है, जैसे कि कोई स्किन डैमेज हो जाती है या कोई भी चोट लग जाती है तो वहाँ पे गड्ढा हो जाता है। जैसे हमारी जो कोशिकाएं होती हैं वो बार बार विभाजन के द्वारा इनको रिपेयर कर देती हैं और ये गड्ढा भर जाता है। तो क्या
जो नई कोशिकाएं हमारे शरीर में वृद्धि करके हमारे घाव को भर देती हैं, क्या वो हमारे लिए बाहर से दिखाई दे रही हैं? नहीं। इसका मतलब है कि जो सजीव वस्तुएं होती हैं, सजीव वस्तुओं में जो वृद्धि होती है वो आंतरिक वृद्धि होती है, मतलब उनके अंदर का जीव द्रव्य बढ़ता है, कोशिका द्रव्य बढ़ता है, न्यूक्लियर प्लाज्मा बढ़ता है, उनके शरीर का रासायनिक संगठन बढ़ता है और डीएनए आरएनए भी बार बार कोशिका विभाजन करते हैं, स्वप्रतिकृति करते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जो वृद्धि होती है वो आंतरिक वृद्धि होती है। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में वहाँ वृद्धि होती है, जैसे कि रेत का टीला फॉर एग्जाम्पल। और मृत वस्तुएं निर्जीव की श्रेणी से इन्हें अलग रखा गया है, क्योंकि इनमें निर्जीव से हटकर एक गुण पाया जाता है। जैसे कि मृत वस्तुएं जो होती हैं, जैसे कि निर्जीव में रेत का टीला था, इसकी मृत्यु तो होगी नहीं, परंतु जो मृत वस्तुएं आती हैं, जैसे कि चूहा, एक एग्जाम्पल लेना हम चूहे का, तो चूहे की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके अंदर की जो कॉन्शियस है वो समाप्त होती है, परंतु उसके अंदर का जो जीव द्रव्य है, रासायनिक संगठन है, वो सदैव जीवित रहता है। इस कारण मृत वस्तुओं के लिए निर्जीव वस्तुओं से थोड़ा अलग रखा गया है। अब हम जैसे डिफरेंस देखें तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच। जैसे कि ये तीनों हैं, हमें इन तीनों का अध्ययन करना है, परंतु जो हमारे सिलेबस में है, सिलेबस में सिर्फ लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का हमारे लिए पढ़ना है। तो इसमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स तो एक इफ़ेक्टिव फैक्टर्स हैं। सेकंड, जो हमारे लिए लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस देखना है, वो डिफरेंस ये है कि जो लिविंग होते हैं, मतलब सजीव होते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन करने की क्षमता पाई जाती है। रिप्रोडक्शन का यदि हम मीन्स देखें तो इसका मीन्स होता है अपने समान संतति को जन्म देना या अपने समान प्राणी को उत्पन्न करने की क्षमता। तो जो सजीव प्राणी होते हैं, जैसे कि मनुष्य है, मनुष्य में क्षमता होती है कि वो अपने समान एक नए जीव को, नए संतति को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। और जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, निर्जीव वस्तुएं में इस प्रकार की किसी भी क्षमता का अभाव होता है, मीन्स इनमें प्रजनन करने की क्षमता नहीं पाई जाती। यदि प्रजनन नहीं होगा तो जीवों की संख्या में वृद्धि नहीं होगी, जीवों की संख्या में वृद्धि नहीं होगी तो ये प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, जंतु जगत, पादप जगत ही नहीं होगा। रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन भी सभी सजीव प्राणियों में नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए है मनुष्य, मधुमक्खी, जैसे कि बंध्य मनुष्य यानी कि स्ट्राइल ह्यूमन। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे समाज में कुछ ऐसे महिला पुरुष वगैरह होते हैं जो प्रजनन करने की जिनमें क्षमता नहीं होती या जो अपने समान संतति को उत्पन्न नहीं कर सकते, उनके लिए हम कहते हैं बंध्य मनुष्य या स्ट्राइल ह्यूमन। इसमें मेल भी इंक्लूड रहता है और फीमेल भी इंक्लूड रहती है। सेकेंड है मधुमक्खी, जैसे कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं बी, इनके लिए हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इनमें 3 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। पहली जो होती है नर मधुमक्खी, सेकंड होती है मादा मधुमक्खी, और थर्ड होती है श्रमिक मधुमक्खी। नर बी के लिए हम कॉमन नेम देते हैं, इसके लिए बोलते हैं ड्रोन। मादा मधुमक्खी जो होती है उसे हम रानी मधुमक्खी या इसे बोलते हैं क्वीन बी। और थर्ड होती है श्रमिक मधुमक्खी को हम बोलते हैं वर्कर बी। तो यहाँ पे
ये नर मधुमक्खी है और ये मादा मधुमक्खी है। ये तीनों सजीव की श्रेणी में आते हैं, ये तीनों लिविंग हैं, परंतु इनमें जो नर मधुमक्खी होती है और जो मादा मधुमक्खी होती है उन दोनों में प्रजनन करने की क्षमता होती है और ये दोनों ही मधुमक्खियों को जन्म देते हैं। परंतु जो श्रमिक मधुमक्खी होती है, श्रमिक मधुमक्खी यानी कि वर्कर, ये मधुमक्खी जो होती है इसमें प्रजनन करने की क्षमता नहीं पाई जाती, मतलब ये रिप्रोडक्शन करके अपनी संख्या में वृद्धि नहीं कर सकती। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी सजीव जो प्राणी हैं उन सभी में प्रजनन करने की क्षमता पाई जाती है। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखा बंध्य मनुष्य और मधुमक्खी, बंध्य मनुष्य और मधुमक्खी दोनों ही प्रजनन करने में असमर्थ होते हैं। इसमें केवल ड्रोन और क्वीन जो बी होती है उसमें रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है। और श्रमिक मधुमक्खी में नहीं होती। तो हमने देखा कि ये रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन सजीव प्राणियों में पाया जाता है, निर्जीव में नहीं पाया जाता। परंतु कुछ सजीव प्राणी ऐसे भी होते हैं जिनमें प्रजनन करने की क्षमता नहीं होती। अब इसके आगे एक और इफेक्टिव फैक्टर होता है जिसे हम बोलते हैं मूवमेंट। प्रचलन या गति। तो जैसे कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, तो जितनी भी सजीव वस्तुएं होती हैं उन सभी में प्रचलन करने की क्षमता होती है, गति करने की क्षमता होती है और संवेदना होती है। लिविंग वस्तु जैसे कि हम सजीव प्राणी हैं, हम यहाँ से वहाँ चलकर जा सकते हैं, परंतु ये जो व्हाइट बोर्ड है ये निर्जीव है। क्या ये यहाँ से उठकर वहाँ जा सकता है? क्या ये चल सकता है? क्या ये सेंसिटिव है किसी भी क्रिया के प्रति? इसे हम मार रहे हैं तो क्या ये आंसर दे रहा है? ये आवाज़ कर रहा है, परंतु इसके प्रति कोई अपनी जो क्रिया है उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं बता रहा। यदि हम सजीव की श्रेणी में आते हैं, यदि हमारे लिए कोई पेन टच करता है तो तुरंत हम अपनी स्किन को वहाँ से हटा लेते हैं। तो ये प्रचलन या मूवमेंट करने की जो क्षमता होती है वो सजीवों में पाई जाती है और निर्जीवों में नहीं पाई जाती। इसके बाद हम फोर्थ देखते हैं। फोर्थ है निश्चित संगठन। निश्चित संगठन, ये निश्चित संगठन का यहाँ पे हमने जो मीन्स लिया है वो है रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन, जैसा कि हमने बताया कि हमारी जो बॉडी होती है वो कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। इनमें न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म होता है और ये इनमें कुछ रसायन पाए जाते हैं। तो ये निश्चित रासायनिक संगठन जो होता है केवल सजीव प्राणियों का लक्षण होता है, केवल सजीव प्राणियों में ही निश्चित संगठन पाया जाता है। यदि हम बात करें नॉन लिविंग थिंग्स की तो इनमें किसी भी प्रकार का निश्चित संगठन नहीं पाया जाता। और यदि हम एक और इफेक्टिव पॉइंट की बात करें तो एक आमाप, जैसे कि हम देखते हैं साइज, जैसे कि हम देखते हैं जो सजीव प्राणी होते हैं उनमें उनका एक निश्चित आमाप होता है। जैसे कि हमारी एक शरीर की निश्चित वृद्धि होती है। एडल्ट होने के बाद बहुत ही कम ऐसे ह्यूमन होते हैं जिनमें आगे वृद्धि होती है या उनका आमाप बढ़ता है। परंतु जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जैसे कि वाइट बोर्ड है, इसे हमने पहले एक शेप दे के रखा है कि ये पूरा वर्गाकार है। तो ये ना ही लंबा हो सकता है और ना ही इसकी लेंथ या ब्रीथ कोई भी बढ़ सकती है। मतलब इसका जो आमाप है वो आमाप अनिश्चित है। इसे हम कोई भी शेप दे सकते हैं वहाँ उद्दीपनों के फलस्वरूप, परंतु जो हमारा शरीर होता है वो एक निश्चित ग्रोथ करने के बाद उसमें वृद्धि नहीं पाई जाती। तो आज हमने देखा कि सजीव और निर्जीव में बहुत सारे ऐसे डिफरेंस होते हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो सजीव प्राणी होते हैं उनमें जानने, देखने, बोलने, प्रजनन करने की क्षमता होती है, स्वप्रतिकृति की क्षमता होती है। परंतु जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में इन किसी भी लक्षण का पाए जाना बिल्कुल ही नहीं पाए जाते। और जो मृत वस्तुएँ होती हैं उनको हम एक अलग ही श्रेणी में रख देते हैं। तो
इस प्रकार हमने डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा द लिविंग वर्ल्ड, और उसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था उस फर्स्ट टॉपिक को हमने नाम दिया है लिविंग डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो हमने इसमें अंतर तो देख लिया है, बट इन दोनों में बहुत सारे अंतर होने के बावजूद कुछ ऐसी सिमिलरिटीज़ होती हैं जो दोनों में ही कॉमन होती हैं। जैसे कि हम देखें, पृथ्वी पर कोई भी वस्तु है, जीव जंतु है या कोई भी प्लांट है, उन सभी के आकार माप में वृद्धि हो रही है क्योंकि उनमें क्षमता है ग्रोथ करने की। जैसे कि हम एक और पॉइंट, हम सिमिलरिटीज़ की बात कर रहे थे कि लिविंग सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुओं में क्या सिमिलरिटीज़ होती है। कि देखिए, पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो या मृत वस्तुएं हों, वो सभी छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनती हैं। छोटे छोटे परमाणु, सबसे पहले परमाणु होता है, परमाणु से मिलकर बनती हैं, फिर बहुत सारे परमाणु एकत्रित होकर अणु का निर्माण करते हैं, फिर ये अणु, बहुत सारे अणु एकत्रित होकर एक यौगिक या कंपाउंड का निर्माण करते हैं। तो जो सजीव हो या निर्जीव हो, दोनों में ही ये छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर अणु होते हैं और ये अणु आपस में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों ही अणु और परमाणुओं से मिलकर बनते हैं और ये दोनों ही समानता से ही किसी भी अणु परमाणु के प्रति, किसी भी कारक के प्रति समान क्रिया करती हैं। जैसे कि धातु है और कोई भी वस्तु है, जैसे कि धातु, प्लास्टिक, कुछ भी, ये सभी ये दोनों निर्जीव हैं, पर ये दोनों अणु परमाणु से मिलकर बनी है। ये व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, परमाणु कहते हैं जिन्हें, और ये परमाणु आपस में जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं और ये अणु पूरा एक पदार्थ बना लेता है। तो सिमिलरिटीज़ ये है कि जो लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग, दोनों ही छोटे छोटे परमाणु अणु से मिलकर बना है। आगे की अब हम यदि बात करें, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था लिविंग और नॉन लिविंग्स में। इसके बाद यदि हम देखें कि इसके सेकंड टॉपिक की बात करें तो हमने ये तो पढ़ा ही नहीं कि जीव विज्ञान है क्या। जीव विज्ञान या बायोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में हमें पढ़ना क्या है। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम केवल सजीवों का ही अध्ययन करते हैं। सजीव में प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। इसे हम थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं और इन्हें किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, वो हम सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे, जैविक वर्गीकरण। और जीव जगत में हम जीव जगत के फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस। इसके बाद हम जैविक वर्गीकरण यदि देखें, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी मत प्रस्तुत किए। जैसे कि फर्स्ट कैरोलस लिनियस आए थे, उन्होंने अपना द्विजगत वर्गीकरण में बताया कि जो एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं उन सभी में बहुत बड़े पैमाने पर जो विशेषताएं हैं वो अलग अलग होती हैं, जिस कारण इन्हें अलग अलग जगत में रखा गया है और इनका अलग अलग शाखाओं के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। एक का पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम में हम सारे एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, इन सभी का अध्ययन करते हैं। और जंतु जगत में जैसे एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय, मोनोसेल्यूलर, पॉलीसेल्यूलर, इन सभी का अध्ययन करते हैं। तो यदि कोई आपसे पूछे कि जीव विज्ञान है क्या, तो जीव मतलब जो जीवित है, जिसमें जीवन है और जिसमें जैविक क्रियाएं हैं, उन सभी का पाया जाना जीवित वस्तु, वो जीवित वस्तुएं कहलाती है और उन्हीं का अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उन्हें हम जीव विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ से जैसे कि हमने अभी लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस देखा था, तो इसमें यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव बनते हैं जो हमारे नीट के एग्ज़ाम में और 11th बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। बेसिस ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का आधार किसे कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बनता है बेसिस ऑफ लाइफ, मतलब जीवन का आधार। जीवन का आधार किसे माना जाता है, तो प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य को हम बेसिस ऑफ लाइफ या जीवन का आधार कहते हैं। और दूसरा यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव बनता है इस चैप्टर से, वो ये है कि जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। तो जैसा कि अभी हमने बताया था कि कोई भी प्राणी हो, चाहे सजीव हो, कोई भी मनुष्य हो या जंतु हो, उन सभी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनता है। ये कोशिकाएं ही विभाजित होकर एक प्राणी का निर्माण करती हैं। तो
द यूनिट ऑफ लाइफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इज कॉल्ड सेल, यानी कि कोशिका। इसे हम जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहते हैं। और जैसे कि हमने देखा कि जो ये जीव विज्ञान था, इस पूरी जीव विज्ञान की जो आधारशिला है, इस आधारशिला को रखा था वैज्ञानिक अरस्तु ने। इस कारण यहाँ से एक और ऑब्जेक्टिव बनता है, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के जो जनक हैं उन अरस्तु। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, जैसा कि अभी हमने देखा था कि ये हमारी 3rd यूनिट है, इसमें हमें पढ़ना है पादप जगत। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, फादर ऑफ बॉटनी। जी हाँ, बॉटनी का मीन्स होता है कि जिसके अंतर्गत हम सभी प्लांट का, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, वनस्पति, फल, सब्जी, सभी का जो अध्ययन होता है, ये बॉटनी कहलाता है। इस बॉटनी या वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस। और द लास्ट एंड 4th ऑब्जेक्टिव, फादर ऑफ जूलॉजी, यानी कि जंतु विज्ञान के जनक। जंतु विज्ञान के जनक और बायोलॉजी दोनों के ही सेम है, अरस्तु, वैज्ञानिक अरस्तु। हाँ, वैज्ञानिक अरस्तु और थियोफ्रास्टस, इन दोनों ने ही जीव विज्ञान की आधारशिला रखी और समस्त जो वस्तुएं हैं पृथ्वी पर पाई जाने वाली, चाहे वो पेड़ पौधे हों या जंतु हों, उन सभी को अलग अलग किंगडम में रखा और उनका क्लासिफिकेशन दिया। क्लासिफिकेशन, यदि हम जैविक वर्गीकरण देखें तो इसका हमें ये फ़ायदा होता है कि लाखों करोड़ों की संख्या में पादप और जंतु पाए जा रहे हैं। यदि हम कोई भी मनुष्य इन सब के अध्ययन को बैठे तो उनका संपूर्ण जीवन काल भी निकल जाएगा, परंतु वे एक एक पेड़ पौधे का अध्ययन नहीं कर पाएंगे या एक एक जंतु की विशेषताओं का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो इसी की आवश्यकता को देखते हुए जैविक वर्गीकरण किया जाता है। इस वर्गीकरण में जैसे कि हम आवर्त सारणी में किसी एक समूह का अध्ययन कर लेते हैं और उस पूरे समूह के जितने भी तत्व होते हैं उन सभी के एक से ही गुण पाए जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन का यही बेनिफिट हमारे लिए होता है कि यदि हमने एक समूह के किसी भी एक जंतु का अध्ययन कर लिया तो उस समूह में जितने भी अन्य जंतु हैं हमें उन सभी के मूलभूत गुणों का पता चल जाता है। तो हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे जैविक वर्गीकरण या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आप देखिए, उसमें आगे के टॉपिक्स आपके लिए और अच्छे से बताए जाएंगे।